सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। एक नई सुबह की शुरुआत करेंगे हम एक नए सामर्थ्य के साथ। 5 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम। क्या है महत्वपूर्ण खबर जिसको हमने अलग अलग समाचार पत्रों से एकत्रित किया है, जो हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम जैसे IAS, PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे और अग्निपथ सेना भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण है, मुझ पर चर्चा करेंगे, जिसको हमने MCQ फॉर्मेट में सेट किया है। यदि हमारे साथ आप नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। बढ़ते हैं आज के अपने पहले सवाल की ओर। आज का अपना पहला सवाल है दोस्तों कि सुर्खियों में रहा युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज भारत ने किस देश के साथ किया। वैसे जो एक्सरसाइज होते हैं उन्हें हम युद्धाभ्यास के नाम से जानते हैं, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम ही अपने आप में युद्ध अभ्यास है। तो आपको बताना है ये युद्ध अभ्यास नामक वार एक्सरसाइज मैंने किस देश के साथ किया है। A चीन, B जापान, C ऑस्ट्रेलिया या D अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हमने अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज हाल ही में किया। और ये ओली में हुआ, जो LAC से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसे देखते हुए चीन ने भारत तथा US से दोनों देशों को धमकी दी है कि ये दो देशों के मध्य टकराव को जन्म देगा। और भारत को साथ ही नसीहत दिया गया है चीन के द्वारा कि ये 1996 का जो समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, हमारा बॉर्डर एग्रीमेंट, उसका उल्लंघन है। अब ये उल्लंघन है या नहीं ये हम कभी डिटेल में समझेंगे, बट हम ये जानते हैं कि युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइज है ये अमेरिका के साथ संपन्न हुआ और चीन के बॉर्डर के नजदीक होने की वजह से इसमें चीन को मिर्ची भी लगी है। दोस्तों, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ भारत मिलके एक और एक्सरसाइज करता है जिसे हम मालाबार एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। दरअसल जो क्वाड हमारा है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, वो मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। और ये एक नौसैनिक अभ्यास है जो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, उसके शक्तियों में कमी लाने के लिए किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। अपना दूसरा सवाल है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहां आयोजित किया गया। आपको यह बताना है कि लूसोफोन नामक एक अंतरराष्ट्रीय महोत्सव कहां पे आयोजित किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन है। A महाराष्ट्र, B कर्नाटक, C गोवा या D गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा में अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया। तो यदि अगर दोस्तों हम बात गोवा की करें तो आप लोगों को पता होगा गोवा जो पुर्तगाल का उपनिवेश हुआ करता था। दरअसल जब पुर्तगाली भारत में आए थे, आपको पता होगा कि 1498 को, यानी 17 मई 1498 को सबसे पहले भारत में अगर किसी ने कदम रखा था तो वास्को डिगामा ने रखा था कालीकट में। और इन लोगों ने बाद में, आपको पता होगा, जो आदिल शाह थे बीजापुर के शासक, सुल्तान आदिल शाह को पराजित करके पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार कर लिया था तथा गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। और पुर्तगालियों ने इसे 19 दिसंबर 1961 तक अपने कब्जे में रखा। यानी हम ये कह सकते हैं कि आजादी के बाद भी गोवा भारत में शामिल नहीं हुआ और पुर्तगाल का उपनिवेश बना रहा। अल्टीमेटली भारत सरकार ने इस पे ऑपरेशन विजय चलाया। भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय चलाया और ऑपरेशन विजय के तहत जो पुर्तगाली थे उन्होंने सरेंडर कर दिया और अल्टीमेटली 19 दिसंबर 1961 को गोवा भारत का अंग बन गया। और बाद में
30 मई 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अब अगर हम वर्तमान गोवा की बात करें, जो 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य के रूप में सामने आया, यहां पर दोस्तों विधानसभा की 40 सीटें हैं। भले ही भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्यों ना हो, लेकिन फिर भी इसमें विधानसभा में 40 सीटें हैं, क्योंकि ठीक ठाक जनसंख्या है गोवा में, और जनसंख्या के अनुपात में सीटों का वितरण किया जाता है, आप लोगों को पता होगा। और जबकि राज्यसभा में 1 सीटें गोवा के लिए है, यानी एक व्यक्ति गोवा का प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा में, जबकि लोकसभा में 2। और प्रेजेंट टाइम में गोवा में जो मुख्यमंत्री हैं वो प्रमोद सावंत हैं। आपको पता होगा जो पहले हमारे रक्षा मंत्री हुआ करते थे मनोहर पर्रिकर जी, वो गोवा के मुख्यमंत्री थे। उनके निधन के बाद प्रमोद सावंत जी गोवा के मुख्यमंत्री बने और प्रेजेंट टाइम में वो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की अगर बात की जाए दोस्तों तो पीएस श्रीधरन यहाँ के राज्यपाल हैं। तो ये था गोवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अगला सवाल है कि प्रसून जोशी किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश या डी बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं प्रसून जोशी। प्रसून जोशी को आप जानते होंगे, लेखक, फिल्मकार और कवि प्रसून जोशी जी को, जो उत्तराखंड के ही हैं, इन्हें अब उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इससे पहले आपको पता था कि जो भारतीय क्रिकेटर थे ऋषभ पंत जी, वो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर थे, लेकिन अब उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बना दिए गए हैं प्रसून जोशी जी। बात अगर उत्तराखंड की करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश से अलग होके अस्तित्व में आया था 9 नवंबर को उत्तराखंड सन 2001 में। अब आपको पता होगा सन 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होके 9 नवंबर 2000 में अस्तित्व में आया। हम बता दें दोस्तों आपको कि ये वो ईयर था जब 3 नए राज्य भारत में गठित हुए थे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, जो 1 नवंबर को अलग हुआ था। उसके बाद अलग हम बात करें, दूसरा था उत्तराखंड यानी यूके, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था 9 नवंबर को। एक हुआ था झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ था 15 नवंबर को। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर को अलग होकर नया राज्य बना था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर को अलग होकर एक नया राज्य बना था, और झारखंड बिहार से अलग होकर 15 नवंबर को एक नया राज्य बना था। तो उसी में एक उत्तराखंड भी था, जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य के रूप में सामने आया। ये बात अगर दोस्तों वर्तमान उत्तराखंड की जाए, तो पहले इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2007 में इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। और वर्तमान उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सत्ता में है, यहाँ पे शासन कर रही है। अगर इसको हम भौगोलिक दृष्टि से देखें दोस्तों, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुमायूं का जो गढ़वाल का क्षेत्र था ये अलग किया गया था उत्तर प्रदेश से, यानी पहाड़ी इलाके को, जो ऊपर हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है, जबकि नीचे उत्तर प्रदेश को। और इधर अगर हम बात करें तो हरियाणा, जो दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है, उसे स्पर्श करता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में दोस्तों एक महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे हम नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो टोटल देश में जो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है
वो है 18, और 18 बायोस्फीयर रिजर्व में से एक बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से मिलेगा। नंदा देवी आपको पता है कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है, जो 7,817 मीटर ऊंचा है। कहने के तात्पर्य कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी कैसे हो सकती है। अगर आप जो K2 है गॉडविन ऑस्टिन उसे भारत का सबसे ऊंचा चोटी मानते हैं, तो उस आधार पे भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी होगी नंदा देवी। यदि आप कंचनजंगा को मानते हैं, क्योंकि K2 जो है प्रेजेंट टाइम में आपको पता है ये भारत के कब्जे से बाहर है, हालांकि हम इसे अपने भारत का हिस्सा ही मानते हैं। तो कंचनजंगा को यदि पहला माने तो दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है नंदा देवी 7,817 मीटर जो ऊंचा है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान के बाद एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। आपको पता होगा कि देश में जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं उनकी संख्या है 40। इन 40 में से दोस्तों जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इसमें 32 तो आपके कल्चरल हैं यानी सांस्कृतिक हैं। जस्ट मिनट, जैसा कि मैंने कहा कि देश में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो यूनेस्को का है उनकी संख्या 40 है। इसमें 32 जो हैं वो कल्चरल हैं यानी सांस्कृतिक हैं। इसके अलावा 7 प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं। जो 7 आपके प्राकृतिक हैं, 7 नेचुरल हैं, उन्हीं 7 नेचुरल में से एक नंदा देवी भी आता है। इसके अलावा एक मिश्रित है दोस्तों, जो कंचनजंगा है इसको मिश्रित घोषित किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो नंदा देवी अपने आप में बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि नंदा देवी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बायोस्फीयर रिजर्व है और नेशनल पार्क भी है। एक सबसे बड़ा सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि नंदा देवी किस जिले में आता है उत्तराखंड के, तो इसका सही आंसर होगा चामोली डिस्ट्रिक्ट। चामोली डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें नंदा देवी आता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों कि टोटल उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं, 6 नेशनल पार्क हैं, 7 वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी हैं, 4 आपको रिजर्व मिलेंगे और एक आपको बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा। हमने बायोस्फीयर रिजर्व की चर्चा कर ली, जिसको मैंने नंदा देवी कहा, यानी नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है। और एक नेशनल पार्क भी है, तो यानी 6 था जो नेशनल पार्क, अब इनकी संख्या बचेगी 5, यानी हमें 5 और नेशनल पार्कों के बारे में अध्ययन करना है। वो 5 नेशनल पार्क हमारे हैं, जैसे हमने नंदा देवी की बात की, पहला तो हमारा नंदा देवी, और जो चामोली डिस्ट्रिक्ट में है ये राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा उत्तराखंड में, और जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में आता है। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में आपको पता होगा कि हरिद्वार में गंगा जी काफी स्वच्छ दिखाई देती हैं। और इसके अलावा गोविंद भी नेशनल पार्क है, जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ था करता था, और ये मूलतः उत्तराखंड के ही हैं। तो इनके नाम पे भी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चामोली डिस्ट्रिक्ट में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, और गोविंद जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तरकाशी में आता है, उत्तरकाशी में। इसके अलावा दोस्तों एक जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का आप लोगों ने नाम सुना होगा, लगभग सभी तैयारी करने वाले एग्जाम के बच्चे जानते होंगे कि जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का जो नेशनल पार्क है ये पूरे देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। 1936 में अस्तित्व में आया था, यानी देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो जिम कॉर्बेट है ये भी उत्तराखंड में
और एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी उत्तराखंड में है। अभी मैंने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की तो उत्तराखंड में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। एक तो मैंने नंदा देवी की बात कर ली थी, दूसरा है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी भी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल है। यूनेस्को को आप लोग जानते होंगे, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, फ्रांस में, और ये 1946 में अस्तित्व में आया था यूनेस्को। दोस्तों यदि रामसर साइट की बात करें हम, रामसर साइट के बारे में आप लोग जानते होंगे। दरअसल 1971 में 2 फरवरी को ईरान का शहर था रामसर, वहां पे आर्द्र भूमि जो है, वेटलैंड है, उसके कंजर्वेशन के लिए एक सम्मेलन हुआ, वहीं से निकल के आया है रामसर साइट। तो रामसर साइट उन्हें कहा जाता है जो आर्द्र भूमि होती है, जिसके संरक्षण के लिए कदम उठाया जाता है। तो अभी हाल ही में 2020 में 2 वर्ष पहले उत्तराखंड में पहला रामसर साइट सामने आया, जिसे हम आसन कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है ये उत्तराखंड का एकमात्र रामसर है। यानी आप ये कह सकते हो कि आर्द्र भूमि है जिसे संरक्षित किया जाना है। और टोटल रामसर साइट भारत में कितने हैं अगर आपसे पूछा जाए तो 75। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा रामसर यानी आर्द्र भूमि कहाँ पे है, तो जो कच्छ की खाड़ी है गुजरात में वो सबसे बड़ा है। और अगर सबसे छोटा की बात की जाए तो रेड़का आर्द्र भूमि ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, ये सबसे छोटी है। उत्तराखंड आप जानते हैं कि यहाँ यमुनोत्री, गंगोत्री जैसे बड़ी बड़ी ग्लेशियर पाए जाते हैं, वहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं और बहुत सारी परियोजनाएं चलाई जाती हैं। उत्तराखंड की एक सबसे फेमस परियोजना है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना। अब दोस्तों ये टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पे बनाया गया है। जिन्हें नहीं पता कि भागीरथी नदी क्या होता है, मैं आगे चल के आपको गंगा सिस्टम जब पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि अलकनंदा और गंगोत्री 2 ग्लेशियर थे जहां से 2 अलग अलग नाम से नदियां निकलती हैं। तो भागीरथी क्या है, अलकनंदा क्या है, हम उस पर चर्चा करेंगे। बट अभी आप ये जान लीजिए कि टिहरी नदी जो है, ये जो टिहरी बांध है, डैम है, ये भागीरथी नदी पे बनाया गया है। और ये इसलिए हम इस पे इतनी चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि ये देश का सबसे ऊंचा बांध है। 260.5 मीटर ऊंचा है ये, यानी 260.5 मीटर ऊंचा। देश का सबसे ऊंचा अगर बांध कोई है तो टिहरी बांध है। किस नदी पे स्थित है, बनाया गया है भागीरथी नदी पे। कहां पे, उत्तराखंड में, दैट साइट। और एक महत्वपूर्ण बांध आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, उसका नाम है पंचेश्वर बांध। अब पंचेश्वर बांध इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिया और नेपाल के संयुक्त सहयोग से बनाया जा रहा है। अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि पंचेश्वर बांध किस नदी पे है, तो इसका सही आंसर है काली नदी। काली नदी। तो काली नदी पे पंचेश्वर बांध बनाया गया है इंडिया और नेपाल के सहयोग से। कहां पे है, उत्तराखंड में। ये आपके एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला यानी चौथा सवाल है कि सुर्खियों में रहा नई चेतना अभियान किससे संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट अभियान है ये, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया हाल ही में। आपको बताना है किससे संबंधित है, साइबर सुरक्षा से, नक्सलवाद से, लिंग हिंसा से या संक्रामक रोगों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लिंग हिंसा। जो महिलाओं के खिलाफ उनके लिंग को आधार बना के उस पर हिंसा की जाती है, उससे संबंधित जो घटनाएं होती हैं उन्हें कम करने के लिए एक नया अभियान चलाया गया है
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई चेतना अभियान। और हमारे ग्रामीण विकास मंत्री हैं, आपको पता होगा, गिरिराज सिंह। ये साहब काफी सुर्खियों में भी रहते हैं अपने बयानों के लिए। तो गिरिराज सिंह जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं, ये ग्रामीण विकास मंत्री हैं और इनके संयोजन से नई चेतना अभियान चलाया गया है जो महिला यौन हिंसा और लिंग हिंसा से संबंधित है, ताकि उनके ऊपर होने वाले इन सारी हिंसाओं की घटनाओं को कम किया जा सके। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, लिंग हिंसा से संबंधित है। पांचवा सवाल है कि हाल ही में एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। ये अमेरिका के एक अवार्ड है, यूएसए का। ये किन्हें दिया गया है? बाबा रामदेव जी को दिया गया है, योग गुरु को। श्री श्री रविशंकर जी को दिया गया है। ये भी अपने आप में बहुत बड़े संत हैं। इनका भी वैसे ही बिजनेस है जैसे बाबा रामदेव जी का ही है, कोई खास फर्क नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, बट सब महान हैं। कुछ अच्छे काम होते हैं, उन्हीं के कारण इन लोगों को अवार्ड दिया जाता है। साक्षी महाराज या रवीश कुमार, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्री श्री रविशंकर जी को एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साक्षी महाराज जी को कुछ नहीं मिला है। ये कानपुर से सांसद हैं। उत्तर प्रदेश में बाबा रामदेव जी को आपको जानते हैं, योग गुरु और पतंजलि के संस्थापक। पतंजलि जो इनके बिजनेस का नाम है, और जो नहीं जानते हैं पतंजलि कौन है, उन्हें बता दें कि योग के जनक हैं पतंजलि। तो हु आर द फादर ऑफ योगा, देन यू कैन से पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो ऋषि थे जिन्होंने योग की खोज की थी, उनके ही नाम पे बाबा रामदेव जी ने पतंजलि नामक अपना व्यापार स्टार्ट किया है। लेकिन एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड दिया गया है श्री श्री रविशंकर जी को। और रवीश कुमार जी को जानते होंगे आप, जो एनडीटीवी में चीफ एडिटर थे, लेकिन फिलहाल इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि एनडीटीवी में जो शेयर है वो बढ़ा दिया है गौतम अडानी जी ने लगभग 51% के आसपास, और एनडीटीवी को खरीद लिया है, आप ये कह सकते हैं। तो बहुत स्वाभिमानी इंसान है भाई साहब, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेफ्ट समर्थित माने जाते हैं। एनीवे, हम बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सुर्खियों में रहा अभ्युदय योजना किस राज्य से संबंधित है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी महाराष्ट्र या डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अभ्युदय योजना है ये माननीय योगी नाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। और ये अभ्युदय योजना उन जो ग्रामीण तबके से आते हैं, जो गरीब घर से आते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, स्पेशली मैं बात करूं तो सिविल एग्जामिनेशन की, जैसे यूपीपीसीएस या यूपीएससी, आईएएस जैसे एग्जाम की, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग व्यवस्था की गई है, कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था की गई है इस योजना के अंतर्गत। और ये पुनः सुर्खियों में था, इसलिए इसे हमने अपने करंट अफेयर्स में लिया है। उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोग जानते होंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का, बहुत सारे देशों से ज्यादा इसकी जनसंख्या है। केवल 6 या 7 देश दुनिया में ऐसे हैं जिनसे ज्यादा जनसंख्या रखता है, जो उत्तर प्रदेश से ज्यादा जनसंख्या रखता है, वरना पूरी दुनिया में 7 या 8 देशों दिया जाए तो उन सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश के पास है। प्रेजेंट टाइम में ऑलमोस्ट 25 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, हमने आपको बता दिया मुख्यमंत्री जी जो हैं, और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल जी की बात करें तो ये गुजरात की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों वो लखनऊ है। लखनऊ नवाबों का शहर कहा जाता है। 1775 में आशुफदौला जो लखनऊ के नवाब थे, इन्होंने लखनऊ की स्थापना की थी। इससे पहले हम लक्ष्मणपुर या लखनौती के नाम से जानते थे, जो पुरुषोत्तम भगवान राम के भाई लक्ष्मण का साम्राज्य हुआ करता था। और इस लखनऊ में बहुत सारे अब डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे, जैसे गोमती रिवर फ्रंट आपको मिलेगा, जनेश्वर मिश्रा पार्क, और इसके अलावा
अंबेडकर पार्क को मिलेगा जो मायावती जी ने बनवाया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। चलते चलते बात कर लेते हैं थोड़ा। आपको पता होगा कि एकमात्र नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क जो लखीमपुर खीरी जो डिस्ट्रिक्ट है और शाहजहांपुर पीलीभीत में फैला हुआ है ये दुधवा नेशनल पार्क। और आपको पता है अभी लखीमपुर खीरी में उपचुनाव भी हुए हैं, जिसका रिजल्ट गुजरात और हिमाचल प्रदेश के साथ में ही आएगा। और 2 टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में, एक तो दुधवा टाइगर रिजर्व है और एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा बहुत सारे वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य हैं और ढेर सारे जो आर्द्र भूमि घोषित की गई है पिछले साल उत्तर प्रदेश में, जिन्हें आप याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस की दृष्टि से। अगला सवाल है कि हाल ही में अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज कहां संपन्न हुआ। कई सारे एक्सरसाइज देश में हो रहे हैं अलग अलग जगह पे प्रेजेंट टाइम में। ए ओली, बी देवलाली, सी कर्नाटक या डी राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी देवलाली। ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में यहाँ पे अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज संपन्न हुआ। ओली की अगर बात करें दोस्तों, ओली उत्तराखंड में है जहां हमने युद्ध अभ्यास किया यूएसए के साथ, जो चीन को नागवार गुजरी है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि किस चिकित्सक को बेस्ट पब्लिक अवार्ड दिया गया है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, डॉक्टर OR मेहरा, डॉक्टर गीता जोशी, डॉक्टर कुसुम या डॉक्टर विवेक दीक्षित। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर कुसुम, जो उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। इन्हें दिया गया है बेस्ट पब्लिक अवार्ड चिकित्सा के क्षेत्र में। बाकी उड़ीसा के बारे में आप लोग तो जानते होंगे दोस्तों। नवीन पटनायक जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। एक तरीके से तो पूरी सीरीज लगा दी है मुख्यमंत्री की, उन्होंने कंटिन्यू 5वीं बार मुख्यमंत्री हैं। और बीजू जनता दल इनकी पार्टी है, आप लोग जानते होंगे। इनके पिताश्री ने इसे स्टार्ट किया था। और नवीन पटनायक जी का हॉकी खेल को बढ़ावा देने के लिए एक अहम योगदान रहा है, बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति। और हाल ही में आपको पता है कि अंडर 17 महिला फीफा कप भारत में आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर से हुई थी, जो उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। नरसिंह वर्मन ने बनवाया था, आपको पता होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है कि किस अभिनेता को रेड सी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। रेड सी मतलब लाल सागर, आपको पता होगा लाल सागर। अब आप पकड़ सकते हैं। जो रेड सी है आपको पता है ये अफ्रीका तथा एशिया को अलग करता है और यहीं से स्वेज नहर, स्वेज कनाल भी इजिप्ट से होकर गुजरती है। तो रेड सी अवार्ड किसे दिया गया है। ए सलमान खान, बी आमिर खान, सी शाहरुख खान या डी रणबीर कपूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शाहरुख खान जी को अरबियन कंट्री में रेड सी अवार्ड दिया गया है। तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है शाहरुख खान जी की। देश दुनिया में जाने वाले सुपरस्टार हैं शाहरुख खान। और अब बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया गया। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर। इसका सही आंसर है 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। इस पे जो भारत ने सुगम्य भारत की शुरुआत की थी, दिव्यांगों को एक सुरक्षित माहौल बनाने में, यह भी सुर्खियों में था। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में 3 लोगों को अवार्ड से सम्मानित किया गया सुगम्य भारत के तहत, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया। और दिव्यांग आपको पता है, इनसे संबंधित भारत सरकार ने 2016 में प्रॉपर इनके अधिकार के लिए एक एक्ट लेके आई थी, जो 2016 में सामने आया। भारतीय संसद ने रखा, बिल पास हुआ, तो 2016 में इनके अधिकार संरक्षण के लिए एक एक्ट भी लाया भारतीय संसद ने। तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और 3 दिसंबर को दोस्तों इसके साथ साथ मैं बता दूं, देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे बाबू राजेंद्र प्रसाद जी,
उनका जन्मदिन भी मनाया जाता है 3 दिसंबर को। आप सभी को पता होगा कि वो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी हुआ करते थे। और बाकी 1 दिसंबर की बात करें तो एड्स दिवस मनाया जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और 4 दिसंबर को आप लोग जानते होंगे भारतीय आन बान शान सेना से संबंधित है। तो ये थे आज के टॉप 10 सवाल। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अभी तक यदि आप लोगों ने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।